बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में गद्य। और गद्य में हम पाठ 2 अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे। इस पाठ को अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो अपूर्व अनुभव की जो लेखिका है वह है तेत्सुको कुरोयानागी। कौन है इसकी लेखिका? तेत्सुको कुरोयानागी। ठीक है, अपूर्व अनुभव इस शब्द से ही हमारे दिमाग में बात आती है कि कभी कभी किसी बात को कहने सुनने से अधिक उसे गहराई से अनुभव करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम उसका अनुभव करते हैं तो कहने सुनने के बजाय हम अनुभव करके उस बात को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो आज की जो रचना है वो इसी अनुभव पर आधारित है। किसके अनुभव पर? हमारी लेखिका तेत्सुको कुरोयानागी के अनुभव के आधार पर ही यह रचना आधारित है। ठीक है, तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम तेत्सुको कुरोयानागी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखते हैं। यूनिसेफ की सद्भावना दूत रही तेत्सुको कुरोयानागी का जन्म 9 अगस्त 1933 को टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1933 को टोक्यो जापान में हुआ था। मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई पुस्तक तोत्तो-चान विश्व साहित्य की एक चर्चित कृति है। ठीक है, इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत स्कूल तोमोए और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ स्कूल का गेट, पेड़ की शाखा बच्चों के खेलने के कोने। ठीक है, जापान में एक अद्भुत स्कूल था तोमोए नामक स्थान में, तोमोए विद्यालय। उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी को आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें रेल के डिब्बे जो हैं वो कक्षाएं थी। ठीक है, और पेड़ की जो जड़ें हैं, गहरी जड़ जो नीचे तक जाती है, ठीक है, जिसकी बहुत सारी जड़ें निकली होती हैं, वो जड़ जो है वो स्कूल का गेट था। और पेड़ की शाखा, उसकी टहनियाँ जो थी वो बच्चों के खेलने के कोने। ठीक है, हम स्कूल के मैदान में खेलते हैं। स्कूल में जो प्लेग्राउंड होता है, खेल का मैदान होता है, वहाँ पर खेलते हैं। लेकिन इस विद्यालय के बच्चे जो थे वो कहाँ खेलते थे? पेड़ पर खेलते थे, पेड़ की शाखाओं पर खेलते थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। ठीक है, इस स्कूल के संस्थापक कौन थे? श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। ठीक है, और इस अद्भुत विद्यालय तोमोए की जो छात्रा थी, कौन थी? स्वयं लेखिका तेत्सुको कुरोयानागी थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित पुस्तक तोत्तो-चान का एक अंश है अपूर्व अनुभव। ठीक है, अब हम देखते हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पहले कुछ बातें जानते हैं कि कभी कभी छोटे बच्चे भी ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिनकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते। ऐसे काम जो बड़े नहीं कर पाते, ऐसे कारनामे जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता, ऐसे असंभव कार्यों को छोटे बच्चे भी कर जाते हैं जिसकी कल्पना हम करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। तो आज की जो रचना है अपूर्व अनुभव, इस रचना में जो तोत्तो-चान है, उस नन्ही बालिका ने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया। उसने क्या किया कि अपने पोलियोग्रस्त मित्र को पेड़ पर चढ़ाया
अकेले ही, और उस पेड़ पर चढ़ाने के पश्चात अपने मित्र को एक ही पल में सारे संसार की खुशियां दे दी, जिसके लिए वह तरस रहा था। ऐसी खुशी शायद उसे जीवन में कभी मिल ही नहीं सकती थी। ऐसी खुशी उस नन्ही बालिका ने अपने मित्र यासुकी चान को दी। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं, देखते हैं क्या है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान को। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। ठीक है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद, ठीक है, तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस का दिन आया। शिविर लगने के 2 दिन पश्चात तोतो चान के लिए एक अपनी बहादुरी दिखाने का एक दिन आया। वह दिन था कौन सा, आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है। जो बहादुरी का उसने वो कार्य करने वाली थी, कौन, तोतो चान, नन्ही बालिका, उसका पता ना तो उसके माता पिता को था और ना ही उसके मित्र, उसके दोस्त यासुकी चान के माता पिता को था। या तोतो चान ने क्या किया था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दे दिया था। ठीक है। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए विद्यालय एक अद्भुत विद्यालय था। इस विद्यालय में जितने भी पेड़ थे, सभी बच्चों की हर एक पेड़ उनकी निजी संपत्ति के समान थी। सभी बच्चों के पास एक एक पेड़ था। ठीक है। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था और तोतो चान वहां की छात्रा थी। ठीक है। उसका पेड़ जो था मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था, सड़क से लगा हुआ था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी, द्विशाखा थी। ठीक है। इसलिए वह काफी आरामदेह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। वहां से वह सामने दूर तक, ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा कर, क्योंकि सड़क के पास था, सड़क से लगा हुआ था, इसलिए वह सड़क से आने जाने जो गुजरने वाले लोगों को देखा करती थी या वहां से ऊपर आसमान को निहारा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था, अनुमति लेनी पड़ती थी। यदि वहां के किसी दूसरे बच्चे को किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना होता, अपने पेड़ के अपेक्षा दूसरे पेड़ पर चढ़ना हो, तो वो पेड़ जिसका था उससे, उस बच्चे से उसको अनुमति लेनी पड़ती थी, वो भी शिष्टता के साथ। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। यासुकी चान नाम का एक बालक था जो पोलियोग्रस्त था। उसके पास कोई पेड़ नहीं था। क्यों? क्योंकि वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए उसके पास कोई पेड़ नहीं था
और ना ही वो किसी पेड़ को निजी संपत्ति मान सकता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। इसलिए तोतो चान ने देखा कि इसके पास तो कोई पेड़ ही नहीं है और वह विकलांग है, तो उसने उसको क्या किया, अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। किंतु तोतो चान ने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर रखा है। क्यों? क्योंकि इस बात का यदि तोतो चान के माता पिता या किसी बड़े को पता चलता तो उन्हें डांट पड़ती, इसलिए इस बात का पता किसी को भी नहीं था। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही है। घर से निकलते समय तोतो चान ने क्या कहा अपनी माँ से कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, वो कहाँ जा रही थी, अपने विद्यालय जा रही थी, जहाँ पर उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दे रखा था। किंतु अपनी माँ से उसने झूठ बोला कि वह कहाँ जा रही है, यासुकी चान के घर। वो झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ से आंखें नहीं मिलाई। अपनी नजरें वह जूतों की फीतों पर ही गड़ाए रखी रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। रॉकी नाम का बालक उसके पीछे पीछे आया। कहाँ तक? स्टेशन तक। किंतु तोतो चान को झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने जाने से पहले तोतो चान ने क्या किया कि रॉकी को सारी बातें बताई। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। जब वह स्कूल पहुंची तो यासुकी चान जो है उसे मैदान में क्यारियों के पास, बगीचे के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। यासुकी चान जो है तोतो चान से 1 साल का बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। किंतु तोतो चान को कैसा लगता था कि यासुकी चान काफी बड़ा है। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा आते हुए, तो वह घसीटता हुआ, पैरों के बल रेंगता हुआ वह कहाँ गया? यासुकी चान तोतो चान के पास गया। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। तोतो चान उसे देखकर मन ही मन और खुश हुई और काफी उत्साहित थी। क्यों? क्योंकि आज वह अपने मित्र को कहाँ पर चढ़ाने वाली थी? पेड़ पर चढ़ाने वाली थी, क्योंकि उसने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दे रखा था। वे दोनों आज कुछ ऐसा जो करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी ना पता था, क्योंकि यासुकी चान और तोतो चान कुछ ऐसा नया कुछ करने वाले थे जिसका भेद, जिस बात का पता किसी को भी नहीं था। वह उत्तेजना में ठिठियाकर हंसने लगी। वह काफी उत्साहित थी। कौन? तोतो चान। वह उत्तेजना में, जोश में आकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान को हंसते हुए देखकर यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। कौन? तोतो चान। वह तुरंत कहाँ गई? चौकीदार के छप्पर की ओर गई और वहां से
क्या लेकर आई? एक सीढ़ी, क्योंकि काफी छोटी थी तो वह एक सीढ़ी को घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच सके। ठीक है, उस सीढ़ी को ऐसे जगह पर रखा, ऐसे स्थान पर रखा ताकि आसानी से उस द्विशाखा तक पहुंच सके। वह फुर्ती से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो चांद तो आसानी से चढ़ गए। चढ़ने के बाद उसने यासुकी चान को ऊपर चढ़ने के लिए कहा। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। तो यासुकी चान पोलियोग्रस्त बालक था, उसके हाथ पैर काफी कमजोर थे, तो वह बिना किसी सहारे के कैसे चढ़ पाता? तो वह एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाया। इस पर तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। तो चान पेड़ पर चढ़ी हुई थी, वो नीचे आई और फिर यासुकी चान को नीचे से वह धक्का देने लगी, उसको सहारा देने लगी ताकि यासुकी चान पेड़ पर चढ़े। पर तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती? कि तो वह बालिका जो थी छोटी थी और नाजुक भी थी, तो वह कितना ताकत लगाती? उसके पास जितना ताकत था, जितनी शक्ति थी, उतने लगाया, फिर भी वह काम में सफल नहीं हुई। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया, फिर भी यासुकी चान नहीं चढ़ पाया और यासुकी चान सीढ़ी से अपना पैर हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया और निराश हो गया। कौन? यासुकी चान। तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है। तो चान ने इस काम को जितना आसान समझा था उतना आसान नहीं था जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। तो चान की दिल से इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े और बाकी बच्चों को जो खुशी मिलती है वो खुशी को अनुभव करे। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था और यासुकी चान की भी इच्छा थी कि वो भी पेड़ पर चढ़े और बाकी बच्चों जैसी खुशी का अनुभव करे। वह उसके सामने गई। किसके सामने? यासुकी चान। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यासुकी चान को उदास देखकर तो चान को अच्छा नहीं लगा और तो चान ने क्या किया? यासुकी चान को हंसाने के लिए तरह तरह के चेहरे बनाने लगी। ठीक है, उसने क्या किया? अब उसे हंसाने के लिए तरह तरह की हरकतें करने लगी। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर कुछ देर पश्चात तो चान कहती है कि हाँ, मुझे कुछ आइडिया आया, मुझे कुछ सूझा है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। फिर से वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ कर गई और सब सामान को उसने उलट पुलट कर देखा। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। एक तिपाई वाली, 3 पैर वाले एक सीढ़ी मिली जो काफी मजबूत था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। जब वो घसीट कर लाई तो उसे भी हैरानी हुई कि क्या उसने इतनी बड़ी सीढ़ी को उठाकर यहाँ तक लाया। घसीट कर लाई वो। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी और जब उसने उस तिपाई सीढ़ी को रखा तो वो तिपाई सीढ़ी जो है कहाँ तक पहुंच रही थी? द्विशाखा तक, पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच रही थी।
देखो अब डरना मत। तो चान ने कहा कि यासुकी चान को कि देखो अब डरना मत। उसने अब बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान को तो चान ने एक गंभीर आवाज में कहा, जैसे उसकी बड़ी बहन हो उसे कह रही हो, उसे समझा रही हो। इस तरीके से कहा कि देखो अब डरना मत, यह बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी की तरफ देखा। यासुकी चान डरा हुआ था। उसने घबराकर देखा किसकी ओर? तिपाई सीढ़ी की ओर देखा। तब उसने पसीने से तरबतर तो चान को देखा। उसके पश्चात उसने किसकी ओर देखा? तो चान को, जो पसीने से तरबतर थी। यासुकी चान को भी काफी पसीना आ रहा था। वह घबराया हुआ था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। सीढ़ी की तरफ देखा, तो चान की तरफ देखा। उसके पश्चात उसने मन में ठान लिया कि नहीं, मुझे चढ़ना है। और फिर पहला कदम उसने सीढ़ी पर रखा। हम दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। तो चान और यासुकी चान को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो कितने समय में ऊपर तक चढ़ने लगे। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। जब वो चढ़ रहे थे तो सूरज की जो धूप है वो उसका ताप पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। बस यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ना था और तो चान को यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना था। इसी पर दोनों का ध्यान था, चाहे वो धूप का कितना भी तेज ताप क्यों ना पड़ रहा था। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। तो चान नीचे से उसको सहारा दे रही थी। वो एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा था। कहाँ पर? उस सीढ़ी पर रखते हुए तो यासुकी चान जो है आगे बढ़ता जा रहा था। और नीचे से वह अपने सिर को उसके कमर के पास रख के, किसके कमर के पास? यासुकी चान के, और उसे सहारा दे रही थी ताकि यासुकी चान सुरक्षित और अच्छी तरह वो पेड़ की शाखा तक पहुंच सके। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और यासुकी चान भी पूरी ताकत लगा रहा था और आखिरकार वह ऊपर पहुंच ही गया। अब दोनों खुश हुए और दोनों ने चिल्लाया, हुर्रे। ठीक है, पर अचानक सारी की हुई मेहनत बेकार लगने लगी। फिर अचानक इतनी मेहनत बेकार लगने लगी। क्यों? तो चान तो सीढ़ी पर से द्विशाखा पर छलांग लगाकर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। ऊपर पहुंच तो गया, लेकिन एक डाली से दूसरी डाली पर कैसे जाए? क्योंकि तो चान तो छलांग लगाकर दूसरी शाखा पर पहुंच गए, लेकिन यासुकी चान कैसे पहुंचे? पेड़ पर चढ़ तो गया, एक शाखा पर चढ़ गया, लेकिन उस एक शाखा से दूसरी शाखा पर कैसे जाए? तो ऐसा लगने लगा था कि इतनी मेहनत बेकार गई। यासुकी चान सीढ़ी थामे तो चान की ओर ताकने लगी। तो चान की रुलाई छूटने को हुई। अब तो चान को रोना आ रहा था कि इतना मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। रोना तो आ रहा था उसे, लेकिन वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा, वह निराश हो जाएगा, इसलिए वह बच्ची रोई नहीं। उसने यासुकी चान की पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसका जो पोलियोग्रस्त हाथ था उसको उसने क्या किया? तो चान ने यासुकी चान के हाथों को थाम लिया
उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था। उंगलियां भी लंबी थी। किसकी उंगलियां लंबी थी? यासुकी चान की। यासुकी चान के हाथ पैर बड़े थे। किससे? तोतो चान से। फिर भी तोतो चान ने उसके हाथ को थामा और उसे सहारा दिया। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही। कुछ देर तक उसके हाथ को थामे रही ताकि यासुकी चान निराश ना हो, हिम्मत दिखाए। तुम लेट जाओ। और उसके बाद बोली कि तुम लेट जाओ। किसको? यासुकी चान। मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। ये बड़ा ही खतरनाक काम था। जान जोखिम भरा था। यदि वहां से दोनों गिरते तो कुछ भी हो सकता था। तोतो चान ने क्या कहा यासुकी चान को कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें वहां से खींचकर इस द्विशाखा तक लाऊंगी। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई देख लेता, इस दृश्य को कोई यदि देख लेता तो वह जरूर डर के मारे उसकी चीख निकल जाती। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रही थी। एक तो कड़कती धूप थी, तेज धूप थी, और उसमें इतना मेहनत, और कैसा काम था? जोखिम भरा। और ऐसे में बीच बीच में बादलों का एक घना टुकड़ा आ रहा था जिससे उनको छाया भी मिल रही थी। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। इतनी मेहनत, इतने परिश्रम के पश्चात आखिर जहां पहुंचना था उस शाखा पर तोतो चान और यासुकी चान पहुंच गए। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। पसीने से तरबतर तरबतर वह नन्ही बच्ची अपने चेहरे से बालों को हटाते हुए उसने किसका स्वागत किया? यासुकी चान का स्वागत करते हुए कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया और यासुकी चान, झिझक तो हो रही थी, डर भी लग रहा था उसे, किंतु वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और उसने फिर शिष्टता से कहा, पूरे शिष्टाचार के साथ कहा कि क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर अंदर आ सकता हूँ? क्योंकि वहां पर अनुमति लेनी पड़ती थी किसी के पेड़ पर चढ़ना हो। तो यासुकी चान ने भी, जब तोतो चान ने स्वागत किया तो यासुकी चान ने भी उसकी अनुमति ली और कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी। उस दिन यासुकी चान को ऐसा लगा कि संसार की सारी खुशियां उस एक पल में उसे मिल गई। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। वे पेड़ पर बैठे हुए कुछ देर तक तो इधर उधर की बातें कर रहे थे, बहुत ही खुश थे दोनों। यासुकी चान कहता है, मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान तोतो चान को बता रहा है कि उसकी बहन कहाँ है? अमेरिका में है। तो उसने बताया है कि वहाँ एक चीज है जिसे कहते हैं टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। यासुकी चान बता रहा था कि मेरी बहन कहती है कि जब जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही कुश्ती सुमो देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक बॉक्स यानी डिब्बे की जैसा होता है।
तो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने का क्या अर्थ होगा। यासुकी चान की बात तो चान को समझ में ही नहीं आई, क्योंकि जो लड़का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में उसे इतनी तकलीफ होती है, वो भला कहाँ कुश्ती सुमो देख पाएगा। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। तो चांद तो यही सोचती रही कि जो सुमो पहलवान है वो एक बॉक्स के अंदर, एक डिब्बे के अंदर कैसे समा सकते हैं। उनका आकार तो बड़ा होता है, जो सुमो पहलवान होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, तो वो एक डिब्बे के अंदर कैसे समा सकते हैं। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहले यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। उन दिनों टेलीविजन आया भी नहीं था, तो चान को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि यासुकी चान क्या कह रहा है। यासुकी चान ने तो चान के बारे में पहली बार तो चान को टेलीविजन के बारे में पहली बार बताया था, और तो चान के यासुकी चान के माध्यम से ही तो चान को टेलीविजन के बारे में पता चला था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे उस दिन। किस दिन? जब तो चान और यासुकी चान पेड़ पर बैठे हुए थे, तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि पेड़ भी गीत गा रहे हैं, और दोनों बेहद खुश थे। कौन कौन? यासुकी चान और तो चान। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, और यह अद्भुत खुशी, यह अद्भुत अनुभव यासुकी चान के लिए पहला और अंतिम ही था, क्योंकि पता नहीं कब उसे दोबारा इस तरह से कोई चढ़ा सकता था। इसलिए यह उसके लिए, किसके लिए? यासुकी चान के लिए पहला और अंतिम मौका था। कहाँ पर? पेड़ पर चढ़ने का मौका। तो बच्चों, ये थी अपूर्व अनुभव। ठीक है, इस पाठ को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। इस कहानी को पढ़ेंगे, आप अनुभव करेंगे, तब आपको ये कहानी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। और इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी खुशियों को देखते हुए दूसरों के लिए भी कुछ करने का, उन्हें खुशी देने की कोशिश करें तो जरूर दे सकते हैं, यदि हम मन में दृढ़ संकल्प लें, ठान लें। काम जोखिम भरा जरूर होता है, किंतु उसे यदि हम करने का ठान लें तो उस असंभव कार्य को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पाठ को आप पढ़ लीजिएगा और कॉपी कंप्लीट जरूर करना, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने आपको मैसेज किया है कि कॉपी आप कंप्लीट करके रखिए। आपको कोई सा भी डेट जब सर देंगे तो उस समय आप बिना हड़बड़ाए कॉपी को लाकर जमा कर सकें। कंप्लीट नहीं करोगे तो हड़बड़ाओगे, आपको परेशानी होगी, तो कृपया आप कॉपी कंप्लीट रखिए। ठीक है, और पढ़ाई पर ध्यान देंगे। थैंक यू।